इंटरनल नॉस्ट्रल या नेरीज, नॉस्ट्रल को नेरीज भी कहते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया। तो ये तीन चीजें हैं जिसको मिला के हम कहते हैं नेजल अपरेटस, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी और इंटरनल नॉस्ट्रल। नाउ नेजल कैविटी, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है इसमें नेजल हेयर्स और एक चीज होती है अल्फैक्टरी म्यूकोजा। तो दो चीजें होती हैं नेजल अपरेटस के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी इज द कैविटी ऑफ नोज, और इस नेजल कैविटी में एक तो होता है नेजल हेयर्स, दूसरी चीज होती है अल्फैक्टरी म्यूकोजा। नेजल हेयर्स के दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन। नेजल हेयर का पहला फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन, और थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी कि जो हवा आपके लंग्स में दाखिल होगी उस हवा का टेम्परेचर आपके बॉडी के लिहाज से सुइटेबल होना चाहिए। अगर बहुत गर्म हवा लंग्स में दाखिल हो तो भी नुकसान है, और बहुत सर्द हवा, ठंडी हवा सर्दियों के मौसम में अगर वो लंग्स में दाखिल हो तो भी नुकसानदेह। ठीक है, सर्द हवा ज्यादा नुकसानदेह लंग्स के लिए। ठीक है, आपको पता है कि चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, नमूनिया हो जाता है सर्दियों में। ठीक है, अगर आप ख्याल ना करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एयर टेम्परेचर का है कि इंटरनल टेम्परेचर कुछ और है, हवा का टेम्परेचर कुछ और है। तो सबसे पहले नेजल हेयर क्या करेगा, आपके एयर के टेम्परेचर को जो लंग्स में दाखिल होगा भी हुआ नहीं है, जैसी हवा नॉस्ट्रल में आएगी, नेजल कैविटी में आएगी, पहले क्या होगा थर्मो रेगुलेशन, और फिर उस एयर को फिल्टर किया जाता है। एयर को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर का क्या मतलब है कि अगर हवा के अंदर डस्ट है, जर्म्स हैं, तो उसे लंग्स में जाने से रोका जाता है, ताकि लंग्स में डस्ट की वजह से, जर्म्स की वजह से प्रॉब्लम ना हो। लेकिन याद रखें कि हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर हद से ज्यादा डस्टी वेदर में आप जाएंगे या हवा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है तो फिर उसका असर आपके लंग्स पे भी हो सकता है। ठीक है, तो एयर फिल्टर इसलिए किया जाता है ताकि डस्ट और जर्म्स लंग्स में दाखिल ना हो। यही डस्ट है जो आखिरकार चंद दिनों के अंदर जो है, चंद घंटों के अंदर भी हो सकता है, चंद दिनों के अंदर भी हो सकता है कि नेजल वैक्स की सूरत में बाद में रिमूव हो जाती है। नाउ अल्फैक्टरी म्यूकोजा। लेक्चर मुश्किल नहीं है, आज का टॉपिक मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन आपकी हर लम्हा चाहिए। Olfactory mucosa is the surface of nasal cavity. Olfactory mucosa is the surface of nasal cavity. ये nasal cavity के surface को कहा जाता है। सही है, और इसमें होगा क्या, एक प्रोसेस होता है अल्फैक्टरी म्यूकोजा के अंदर जिसे हम अल्फैक्शन कहते हैं। अल्फैक्शन, व्हाट इज अल्फैक्शन? अल्फैक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, अल्फैक्शन मींस सेंस ऑफ स्मेल। इसी की वजह से आप चीजों को स्मेल करते हैं। आमतौर पे जब भी मैं यह सवाल करता हूं मुझे एक ही जवाब मिलता है, क्योंकि ये चीज आपके सिलेबस में है नहीं कि स्मेल की कितनी किस्में होती हैं। तो जब भी ये सवाल किया जाता है कि स्मेल की कितनी किस्में होती हैं तो मुझे जवाब मिलता है सर दो होती हैं, गुड स्मेल, बैड स्मेल, दूसरे लफ्जों में प्लेजेंट और अनप्लेजेंट स्मेल। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। स्मेल की 7 टाइप्स होती हैं, जिसमें से ना जाने कितनी किस्में तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पंजेड स्मेल, पुट्रिड स्मेल, कैम्फोरेसिस, इथरल, इथरल तो बहुत पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में, फ्लोरल बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, मिंट की स्मेल अलग होती है। ठीक है, मट्टी के ऊपर जब बारिश का कतरा गिरता है, पानी गिरता है, तो उसकी स्मेल अलग होती है। तो 7 टाइप्स की स्मेल होती है, 7 टाइप्स। लेकिन सबसे पहले एयर मूव करती है टूवर्ड्स द नॉस्ट्रल, और नॉस्ट्रल से मूव करती है टूवर्ड्स द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है।
ठीक है। फेरिंग्स से ये एयर जाएगी लैरिंग्स में। हम आज के लेक्चर में ऐसे फिगर्स का कोई जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे। ये लैरिंग्स है। एपिग्लॉटिस का भी यहां जिक्र करना जरूरी नहीं है क्योंकि हम चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। क्यों कहते हैं? देखें, ये लैरिंग्स की ट्यूब है और इस ट्यूब में दोनों तरफ से इस तरह से वी शेप में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। वी शेप में क्या होते हैं? इलास्टिक फाइबर्स। तो ये जो वी शेप में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स। वोकल का मतलब होता है साउंड। तो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? ये साउंड जनरेट करते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स साउंड जनरेट करते हैं, इसलिए लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। लैरिंग्स के नीचे ये है ट्रेकिया। लैरिंग्स के नीचे ट्रेकिया। लैरिंग्स और ट्रेकिया दोनों को मिला के हम विंड पाइप कहते हैं। और ये बात भी याद रखिएगा कि किसी भी ट्यूब के अंदर, किसी भी रबड़ की ट्यूब के अंदर, नायलॉन की ट्यूब के अंदर, गाड़ी के टायर के अंदर अगर हवा का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, उसकी लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो हम इस बात को जानते हैं कि वो ट्यूब, वो टायर फट जाता है। बैलून में हवा ज्यादा भरें, बैलून फट जाएगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी ऐसे एरिया में होते हैं जहां पे हवा का दबाव होता है, प्रेशर होता है, लेकिन लैरिंग्स और ट्रेकिया को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने लैरिंग्स और ट्रेकिया की प्रोटेक्शन के लिए दोनों तरफ से सी शेप, इनवेजिनेटेड भी कहेंगे इसको क्योंकि मुड़ी भी होती है, सी शेप कार्टिलेजेस होती हैं जो लैरिंग्स और ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करती है। ये सी शेप कार्टिलेजेस हैं। तो जो कार्टिलेज आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, हम इसे कहेंगे थायराइड कार्टिलेज। थायराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां करीब में थायराइड ग्लैंड होता है, तो इसलिए इसे थायराइड कहते हैं, थायराइड कार्टिलेज। और ये नीचे की तरफ जो कार्टिलेज है इन्हें कहा जाता है क्रीक्वाइड कार्टिलेज। ठीक है, ये दोनों कार्टिलेजेस हैं और ये इसलिए मौजूद हैं ताकि विंड पाइप को प्रोटेक्ट किया जा सके। याद है? क्लियर? जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि 99% चीजें बोर्ड पर ही लिखी हुई हैं। तो अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया है तो आपको रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आप अपने स्क्रीन को देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो मोस्टली चीजें जो है आपको बोर्ड पर ही नजर आ जाएंगी। ट्रेकिया के नीचे ये ब्रोंकाई है और ये ब्रोंकाई दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंकस कहते हैं। एक हो तो ब्रोंकाई, जब डिवाइड हो जाए दो हिस्सों में तो हम उसे ब्रोंकस कहते हैं। क्लियर? दोनों तरफ के, अभी मैं आपके मैसेजेस नहीं देख रहा क्योंकि मैं इस वक्त बोर्ड पे हूं, स्क्रीन के सामने नहीं हूं, तो अभी आप मैसेज नहीं करें। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जब मैं आपसे कहूंगा तो फिर उस वक्त पूछ लीजिएगा। दोनों तरफ के लंग्स, दोनों तरफ की ब्रोंकाई जब डिवाइड होगी ब्रोंकस में, तो दोनों तरफ की ब्रोंकस जो है वो दोनों तरफ के लंग्स में दाखिल होती है। ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है। याद रहे कि राइट लंग बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये राइट है, ये बड़ा है, ये लेफ्ट है, ये छोटा है। इसका वेट होता है 625 ग्राम और इसका वेट होता है 700 ग्राम इन एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, तो ये वेट है।
ठीक है, 700 ग्राम राइट लंग और लेफ्ट 625 ग्राम। और ये जो आप देख रहे हैं ना, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे एक डिप्रेशन है, ये स्मूथ नहीं है बल्कि यहाँ से कटा हुआ है, ठीक है, ये डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच, नोच का मतलब होता है डिप्रेशन, ठीक है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, तो कार्डिक नोच का मतलब होता है डिप्रेशन फॉर हार्ट, ठीक है, डिप्रेशन फॉर हार्ट। सही है, तो एक कार्डिक नोच है। और आप जो पढ़ते हैं देखते हैं कि दिल जो होता है वो काफी हद तक लेफ्ट साइड पे होता है, तो उसकी वजह दरअसल यही कार्डिक नोच है। एक और चीज यहां पर देखें कि लंग्स ऊपर से पॉइंटेड होता है, नीचे से ब्रॉड होता है, तो जो ऊपर पॉइंटेड हिस्सा है इसे एपेक्स कहा जाता है, जबकि नीचे जो ब्रॉडनेस है हम उसे बेस कहते हैं, ठीक है। लंग्स में ऊपर पॉइंटेड एरिया है एपेक्स, और नीचे ब्रॉडनेस होती है जिसे हम बेस कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर? दोनों लंग्स के दरमियान में जो स्पेस है, इस स्पेस को मीडियास्टिनम कहते हैं। स्पेस बिटवीन द लंग्स कॉल्ड मीडियास्टिनम। लंग्स की लोकेशन है प्लेउरल कैविटी ऑफ चेस्ट। लंग्स की लोकेशन प्लेउरल कैविटी ऑफ चेस्ट। लंग्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लेउरल मेम्ब्रेन कहते हैं, शॉर्टली प्लेउरा भी कहा जाता है। ये प्लेउरल मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स की प्रोटेक्टिव लेयर है। और आप देखें इस प्लेउरल मेम्ब्रेन की भी दो लेयर्स हैं, ये आउटर है और ये इनर। तो आउटर को हम प्राइटल और इनर को विसरल भी कहते हैं। आउटर प्राइटल, इनर विसरल। और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस दिख रहा है आपको आउटर और इनर लेयर के दरमियान, इस स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लेउरल फ्लूइड, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लेउरल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है। प्लेउरल फ्लूइड जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है। लंग्स के अराउंड हम सब जानते हैं रिब केज होती है, ये रिब्स हैं। और रिब्स के दरमियान
रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं, ठीक है। दो रिब्स के दरमियान में जो गैप है, इस गैप में मसल्स होते हैं। मसल्स को कहते हैं इंटर कॉस्टल मसल्स, शॉर्ट फॉर्म ICM, इंटरकॉस्टल मसल्स। कॉस्टल का मतलब ही रिब्स होता है। और फिर आगे जाके हम ये देखेंगे कि इंटरकॉस्टल मसल की दो किस्में होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो इंटरकॉस्टल मसल्स की दो किस्में होती हैं, ठीक है। देखें, जो स्किन से करीब होगा ना, स्किन से करीब यानी बाहर की तरफ, वो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और इंटरनल वो होता है जो अंदर की तरफ या लंग्स की तरफ होता है। जो लंग्स की तरफ होंगे वो इंटरनल इंटरकॉस्टल हैं, जो बाहर की तरफ स्किन की तरफ होंगे वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है। यहां तक क्लियर? और फिर डायफ्राम, आपको मालूम है चेस्ट के नीचे क्या होता है, चेस्ट और एब्डोमेन के दरमियान में डायफ्राम होता है, ठीक है। चेस्ट और एब्डोमेन के दरमियान में डायफ्राम होता है। Now lungs capacities, बेटा रिब केज चेस्ट के अंदर होता है और चेस्ट के दो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। चेस्ट के अंदर दो बेसिक ऑर्गन्स होते हैं, एक हार्ट और एक लंग्स। तो रिब केज दोनों के अराउंड होता है। लंग्स कैपेसिटीज, लंग्स कैपेसिटीज में टोटल लंग कैपेसिटी, पास्ट पेपर में सवाल आया और उन्होंने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो इंसानी लंग्स की टोटल कैपेसिटी होती है 5 लीटर, यानी कि 5 लीटर एयर आपके लंग्स में एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नाउ टाइडल वॉल्यूम, ये होता है 1 लीटर मैक्सिमम, ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, 1 लीटर मैक्सिमम। जब हम सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त 1/2 लीटर हम एयर इनहेल करते हैं। जब हम वर्किंग कंडीशन में होते हैं और खासतौर पे चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो 1 लीटर तक एयर हम इनहेल कर लेते हैं। इसलिए मैंने मैक्सिमम 1 लिखा है, मिनिमम 1/2 होगा। वाइटल कैपेसिटी ये होती है 4 लीटर। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है फोर्सफुल ब्रेथ। फोर्सफुल ब्रेथ, फोर्सफुल ब्रेथ का मतलब होता है जब हम फोर्सफुली सांस लेते हैं, यानी डीप ब्रेथ करते हैं, डीप ब्रेथ। कभी चेस्ट में इन्फेक्शन हो, नज़ला जुकाम खांसी हो, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको कहते हैं कि लंबे लंबे सांस लें, स्टेथोस्कोप लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो उस वक्त जो है वो आपसे कहा जाता है कि लंबे लंबे सांस लें। तो उस वक्त जो है हम मैक्सिमम एयर इनहेल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी आखिरी लिमिट 4 लीटर है। तो आपने देखा टोटल लंग कैपेसिटी 5 है और मैक्सिमम एयर कितनी ले सकते हैं, 4। तो 1 लीटर की जगह हमेशा खाली रह जाती है, उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ये होती है 1 लीटर। एक और अहम चीज को समझें,
देखें ये लेफ्ट लंग है, ये छोटा है, और यहाँ पर एक ऑब्लिक लाइन होती है। ऑब्लिक कहते हैं जो कर्व हो, ऑब्लिक कहते हैं जो तिरछी लाइन है, उर्दू में कहते हैं तिरछी लाइन। ये ऑब्लिक लाइन है, हम इसे कहेंगे ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछी, फिशर का मतलब होता है लाइन। याद रखो कि वो लाइन, तवज्जो, वो लाइन जो किसी ऑर्गन को डिवाइड कर रही हो, हर लाइन नहीं, वो लाइन जो किसी ऑर्गन को डिवाइड कर रही हो, हम उसे फिशर कहते हैं। और फिशर कैसी है तो आप देख लें, ऑब्लिक है, तिरछी है। तो ये ऑब्लिक फिशर, इसने लंग्स को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। कौन से दो हिस्से? ये हो गया आपका पहला हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से को आप कहेंगे सुपीरियर लोब। सुपीरियर लोब, सुपीरियर मीन्स अपर, और नीचे वाले को क्या कहोगे? इंफीरियर लोब। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट लंग था। लेफ्ट लंग के अंदर ऑब्लिक फिशर होता है, और ये दो लॉब्स बना देता है, सुपीरियर और इंफीरियर। इसी तरह से जब हम राइट लंग्स की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो चीज़ें आपकी किताबों में नहीं होती उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया करें, क्योंकि वो पास्ट पेपर के सवालात होते हैं या अदर बोर्ड से आए हुए होते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑब्लिक फिशर है, आपको दिख रहा है, तिरछी लाइन है, ऑब्लिक फिशर है, और ये हॉरिजेंटल फिशर है। तो कितने फिशर हो गए? दो। एक ऑब्लिक फिशर आ गया, एक हॉरिजेंटल फिशर आ गया, तो फिशर दो हैं। तो लंग्स के हिस्से कितने हो गए? तीन। ये पहला हिस्सा सुपीरियर लोब, ये दूसरा हिस्सा इंफीरियर लोब। तो पहला सुपीरियर, दूसरा इंफीरियर कॉमन हो गया, और तीसरा जो है इसे दरमियान में है, तो हम इसे कहेंगे मिडल लोब। तो जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है वो लेफ्ट लंग्स के लिए है, और लेफ्ट लंग्स में टोटल दो फिशर हैं, ऑब्लिक फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, दो फिशर हैं। और राइट लंग के अंदर दो फिशर लंग्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, और दरमियान में मिडल लोब। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। आगे दो कॉमन पॉइंट्स हैं, आपको याद भी होगा। देखो, जब ब्रोंकस लंग्स में दाखिल होता है तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स, और हर ब्रोंक्यूल के आखिर में पाउचेस होते हैं। ये पाउच सिंगल भी हो सकता है, पाउचेस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे बना दिए, ठीक है, कहीं पे एक दो भी हो सकते हैं। तो ये जो पाउचेस होते हैं इन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं, एल्वेलाई। सही है, एल्वेलाई। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको ये पहले सेशन में यहाँ तक पढ़ा दिया। अब यहाँ तक जो बच्चे लेट आए हैं क्लास में, क्योंकि जब क्लास शुरू हुई थी तो 99 थे, अभी 113, 14 स्टूडेंट्स बाद में ऐड हुए, और अभी भी स्टूडेंट्स कम है। ठीक है, टीचर का काम समझाना है। ठीक है, टीचर का काम समझाना है, अमल करना ना करना आपका काम है, आपका फ्यूचर है। आप अच्छा करें उसके साथ या बुरा करें, ठीक है। लेकिन एक बात बस जहन में रखिएगा कि अगर आप यहाँ की क्लास मिस करके शाम में आप क्लास लेते हैं रिकॉर्डिंग की सूरत में, तो वहाँ पर आपको वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो यहाँ मिलते हैं। ठीक है, टीचर का काम समझाना है, बाकी आपकी मर्जी है। 112 113 बच्चे इस वक्त मौजूद हैं क्लास में, जबकि मेरे ख्याल है कि 170 बच्चे हैं। तो बाकी सब जो है यकीनी तौर पे अभी नींद पूरी कर रहे हैं और शाम में क्लास लेंगे। हमने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है मजबूरी के तहत, हमने भी मजबूरी के तहत की है, और मजबूर लोगों के लिए की है जिनके साथ नेट प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग का मसला है, या खुदा ना खास्ता कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई और मसला हो जाता है। तो इस वजह से हमने इवनिंग में रिकॉर्डिंग चलाई है,
ताकि उनका नुकसान ना हो। इसलिए नहीं चलाइए कि आप यहाँ क्लास बंक करें और फिर वहां पे आप सोचें कि शाम में आराम से क्लास ले लेंगे सुकून से, ठीक है, अभी नींद पूरी कर लेते हैं। तो बेटा टीचर का काम सिर्फ समझाना होता है, अमल करना ना करना फिर वो आपका काम है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में खुद आप क्या चाहते हैं, क्या समझते हैं। इरेज करते हैं, ठीक है बेटा, इरेज कर रहा हूं। टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे और अगली हेडिंग लगाइए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। चलें जी, नेक्स्ट हेडिंग, यहां से भी पास पेपर में सवालात बने हैं, ठीक है। हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आप शुरू से पढ़ना है, याद होनी चाहिए ये चीजें। रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स कौन से होते हैं? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। और आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ एयर, जिसके लिए लंग्स को रिलैक्स किया जाता है, क्योंकि लंग्स रिलैक्स होगा तो हवा लंग्स में दाखिल होगी। और इसके मुकाबले में जब एक्सपायरेशन होगा तो आप क्या करोगे? एक्सहेलेशन ऑफ एयर, जिसके लिए लंग्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लंग्स को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एयर बाहर मूव करेगी, सही है। अब लंग्स रिलैक्स कैसे होगा और लंग्स रिलैक्स कैसे होगा और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, ये है मैकेनिज्म जो आपको समझने की जरूरत है। और इसी मैकेनिज्म के अंदर फ्रॉग का भी मैकेनिज्म थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेट करें, जब मैं कल फ्रॉग पढ़ाऊंगा तो फिर उन चीजों को स्केप करके हम आगे जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहां पे आपको समझा रहा हूं, ठीक है, इन डिटेल समझें उसको। देखिए, लंग्स रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करने के लिए जगह चाहिए। ये जगह कैसे बनेगी? इंटरकॉस्टल मसल मूव करता है आउटवर्ड। कैसे मूव करेगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। इसकी समरी ये है कि आउटवर्ड कैसे मूव करेगा। आउटवर्ड इस तरह से मूव करता है कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, तवज्जो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ये रिलैक्स होगा, ठीक है। तो इसके नतीजे में आपका जो इंटरकॉस्टल मसल है ये आउटवर्ड मूव करता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से लंग्स की लंबाई में इजाफा होता है। सही है। और दूसरी चीज क्या होगी कि डायफ्राम मूव करेगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। और इसकी समरी यह है कि इसके लिए लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। डायफ्राम नीचे आएगा
डायफ्राम नीचे आएगा तो लंग्स की लंबाई बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में आप एयर इनहेल करेंगे, और एयर इनहेल किस तरह से करते हैं, तवज्जो रखिएगा। देखिए, हवा फिजा के अंदर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तवज्जो, एटमॉस्फेयर में हवा ज्यादा है, लंग्स में कम है, ठीक है, जिस्म में कम है। हवा एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, जिस्म में कम है। और हवा में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, हवा में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, बॉडी में कम है। तो जहां ज्यादा हो उसका प्रेशर पॉजिटिव लिया जाता है, और जहां कम हो उसका प्रेशर नेगेटिव लिया जाता है। तो चूंकि हम इंस्पायरेशन में एयर इनहेल कर रहे हैं और एयर लंग्स में कम है, बाहर ज्यादा है, तो इसलिए इसे हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहते हैं। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, दोबारा समझे, और आसान तरीन लफ्जों में बस इतना ही याद रखने तो काफी है कि जिस चीज की कंसेंट्रेशन जहां ज्यादा होगी वहां प्रेशर पॉजिटिव होगा, और जहां जिस चीज की कंसेंट्रेशन कम होगी, वैल्यू कम होगी, अमाउंट कम होगा, उसका प्रेशर नेगेटिव होगा। तो चूंकि हवा में ऑक्सीजन ज्यादा है, बॉडी में कम है, तो इसलिए बॉडी का प्रेशर नेगेटिव लिया जाता है। अब इंस्पायरेशन कैसे होगी, तो आपके सामने स्टेप्स हैं कि एयर नॉस्ट्रल से फेरिंक्स में आएगी, फेरिंक्स से लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स से गुजरकर फाइनली एल्वेलाई में आएगी। तो याद रहे कि एल्वेलाई के चारों तरफ जो है बेशुमार ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और आप सब जानते हैं कि ब्लड कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि इंस्पायरेशन यहां मुकम्मल, और एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना दिया गया। अब चलते हैं लेक्चर के दूसरे सेक्शन, एक्सपायरेशन पे, यानी कि एक्सहेलेशन ऑफ एयर। और ये उस वक्त होगा जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो। तो सारी चीजों को अपोजिट कर दें। इंटरकॉस्टल मसल की मूवमेंट अब होगी इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ, और इसकी समरी ये है कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था अब ये रिलैक्स होगा, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो कि पहले रिलैक्स था अब कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। और डायफ्राम जो कि पहले डाउनवर्ड मूव कर रहा था अब ये अपवर्ड मूव करेगा, और अपवर्ड मूव करने की समरी ये है कि डायफ्राम रिलैक्स होगा। इस कंडीशन में आपका लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल जब इनवर्ड आएंगे अंदर की तरफ तो लंग्स की चौड़ाई कम होगी, और डायफ्राम जब ऊपर आएगा तो लंग्स की लंबाई को कम कर देगा। इस तरीके से लंग्स आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में लिखवा चुका हूं, 4%, हवा में होती है 0.03, तो ज्यादा कहां है, बॉडी में। तो जहां ज्यादा है उसका प्रेशर पॉजिटिव लेते हैं। तो एक्सपायरेशन आपका पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग कहलाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से किस फॉर्म में रिमूव होगा ये हम देखेंगे। और ये कैसे होगा कि जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से निकल के ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स और नॉस्ट्रल से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। लेकिन ये रिमूव किस फॉर्म में होगा, बस ये आज के लेक्चर की आखिरी हेडिंग है। इरेज कर रहा हूं कुछ हिस्सा। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके दो तरीके हो गए। एक तरीका है बाय प्लाज्मा वाटर, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, यहां से कैसे रिमूव होगा,
और दूसरा तरीका है बाय आरबीसीज वाटर। यहाँ से कैसे रिमूव होगा, तवज्जो रखें। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा इस पानी के अंदर, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। दिस कार्बोनिक एसिड इज डिसोसिएटेड टू फॉर्म एच आइंस यानी कि कैटाइंस और बाइकार्बोनेट एन आइन। दिस बाइकार्बोनेट इज कंबाइंड विथ सोडियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से रिमूव होगा उसकी फॉर्म है सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इधर आ जाएं आरबीसी वाटर पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड, इज डिफ्यूज्ड, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर ऑफ आरबीसी टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। This carbonic acid is dissociated to form hydrogen ions as a cation and bicarbonate ions as a anion. This bicarbonate is combined with potassium to form potassium bicarbonate। ये वो फॉर्म है जो आरबीसी से रिमूव होगी। और ये सारी इक्वेशन, ये सारे रिएक्शंस एक एंजाइम के अंडर कंट्रोल, और उस एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ है एंजाइम, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जो ये सारे प्रोसेस और सारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मुकम्मल हुआ। आपके सवालात देखेंगे और एक छोटी सी वीडियो है एनिमेटेड जिसमें आपको इस पूरे टॉपिक की समरी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। सर क्वेश्चन दे दें और मुझे वीडियो भी चलाने दें। पहले सवाल लोगों पे लगा दें। थोड़ा दिन लगा लूँगा, पहले सवाल दे देते हैं। जी जी, चलें जी, आपके सवालात देख लेते हैं। मैंने आपको रोका हुआ था सवालात के लिए, अब मैं स्क्रीन पे आया हूं तो देखते हैं आपके कौन कौन से सवालात हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं। सर लॉब्स वाला पॉइंट दोबारा बता दें। देखें, लंग्स के दो लॉब्स होते हैं लेफ्ट साइड पे, एक ऑब्लिक फिशर से डिवाइड करके बनाता है, और जो राइट लंग्स हैं वहाँ पे दो फिशर होते हैं, दो लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक, जो कि इसको मजमूई तौर पे तीन हिस्सों में या तीन लॉब्स में डिवाइड करता है, ठीक है। राइट लंग बड़ा है तो उसमें तीन लॉब्स होंगे। ये दो बच्चों के सवाल पूरे हुए। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग देखिए बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको समझाया कि इंस्पायरेशन में हमने ऑक्सीजन लेना है और एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। बस सिर्फ इतनी सी बात जहन में रख लीजिए, ठीक है, कि जहाँ जिस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पॉजिटिव होगा। तो हमने सिर्फ बॉडी का काउंट करना होता है। तो जब ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन बॉडी में कम है तो इसलिए नेगेटिव है, जब रिमूव करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा उसका प्रेशर पॉजिटिव लेंगे, जो कम होगा उसका प्रेशर नेगेटिव लेंगे, ठीक है जी। प्लाज्मा से भी रिमूव होता है, आरबीसी से भी रिमूव होता है। राइट लंग में डिवीजन का इत बता दिया मैंने आपको। सर हॉट एयर की थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है? हॉट एयर में इतनी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, कोल्ड एयर में ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कि जब हवा बहुत ठंडी होती है तो लंग्स को नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है, गर्म हवा इतनी नुकसान नहीं पहुंचाती। हम स्टीम भी ले रहे होते हैं, आपको पता है, ठीक है, तो गर्म हवा फिर भी इतनी नुकसान नहीं पहुंचाती। नॉर्मल कंडीशन में मिनिमम ½ लीटर टू 1 लीटर एयर इनहेल करते हैं, इसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अल्फेक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। आगे चलते हैं।
डायफ्राम कहाँ होता है? बिलो द चेस्ट। नेक्स्ट क्लास में आपको इस चैप्टर के 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो पढ़ाऊंगा, और फर्स्ट है चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा। हो सकता है किसी ग्रुप में पढ़ा दिया हो पहले, लेकिन फिर भी 15 मिनट का चैप्टर है, वो पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। और फिर मैंने कहा था पहले भी, दोबारा सुन लीजिए कि चैप्टर 13 की एक क्लास बाकी है, उसके बाद हफ्ते में 2 टेस्ट हुआ करेंगे। और पहला अपकमिंग टेस्ट जो होगा वो फर्स्ट है चैप्टर 7-8 का होगा, दूसरा फर्स्ट है चैप्टर 12-13 का होगा, जो कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है, ठीक है, किसी भी दिन। तो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, और कोई इश्यूज बनाने का आपको मौका मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही अनाउंस कर दिया है, ठीक है। ये भी नहीं कहिएगा कि फला टीचर का टेस्ट था, इसलिए कि आपने एनटीएस में 7 सब्जेक्ट्स का पेपर एक साथ देना है, ठीक है। अगर 2 टीचर के पेपर एक दिन में भी देने पड़ जाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो चंद चैप्टर्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स नहीं है कंप्लीट, ठीक है। तो ये बच्चों वाली हरकतें नहीं किया करें। डायफ्राम आपने बताया था कि बिटवीन चेस्ट एंड एब्डोमेन, सही है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में 4% होती है, पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। हवा में होती है 0.03, बॉडी में होती है 4%। ग्रांड टेस्ट भी होगा, पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज, फिर ग्रांड टेस्ट भी होंगे, ठीक है बेटा। तो सवालात तकरीबन आपके हो चुके हैं, और अब हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। विंड पाइप लैरिंग्स और ट्रेकिया को मिला के कहा जाता है, जो कि अल्फैक्श, जो कि एयर के पैसेज को मेंटेन करता है। प्लूरल फ्लूइड लंग्स के अराउंड फ्लूइड होता है। अल्फैक्टरी म्यूकोजा नेजल कैविटी को कहते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रल को नेरीज भी कहते हैं। चलें जी, वीडियो देखते हैं, आज की क्लास ऑफ करते हैं, आपके टीचर भी आ चुके हैं। As we breathe in air, the oxygen molecules and dome-shaped fibrous tissue for respiration are present. In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue, known as the diaphragm, are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing.
The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Summary. In the thorax region, the rib cage and the diaphragm are observed, which play a vital role in respiration. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung consists of 3 lobes, while the left lung has only 2 lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi, which unite and extend into the trachea. As we breathe, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. As blood flows through the capillaries, the oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary. This causes oxygenation of the RBCs. The carbon dioxide molecules are released into the alveolus. They are collected in the alveolar chamber, and then from the alveolus, it travels through the bronchioles. Into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. Respiratory system. To understand the process of breathing,
In humans, the main organs responsible